हेलो बच्चों, मैं ममता जैन व्याख्याता अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों 15 चैप्टर अपना चल रहा है, जिसके अपन ने 2 पार्ट पढ़ चुके हैं और दोनों पार्ट में अपन ने क्या देखा है। फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा था राष्ट्रीय आय क्या है और राष्ट्रीय आय की विशेषताएं देखी थी, है ना, याद है ना आपको। और सेकेंड चैप्टर के अंदर अपन ने देखा था कि भौगोलिक अवधारणा क्या है, राजनीतिक अवधारणा क्या है, और उसके साथ साथ अपन ने देखा था कि राष्ट्रीय आय से संबंधित और कौन कौन से समुच्चय हैं, जिसमें अपन ने सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इस तरह से 4 चीजें अपन ने पढ़ी थी। मार्केट प्राइस है ना, बाजार कीमत के ऊपर। फिर 2 चीजें अपन ने पढ़ी साधन लागत है ना, फैक्टर कॉस्ट पे। क्या क्या देखा था, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये दोनों चीजें देखी थी अपन ने फैक्टर कॉस्ट अर्थात साधन लागत पे। तो बच्चों अब तक मैंने आपको राष्ट्रीय आय संबंधित काफी चीजें बता दी है, जिसमें अपने राष्ट्रीय आय की विशेषताएं भी देखी थी और राष्ट्रीय आय की परिभाषाएं भी देख ली कि राष्ट्रीय आय होता है एक वित्तीय वर्ष की अवधि में देश के निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्यों के योग को अपन ने क्या कहा था बच्चों, राष्ट्रीय आय कहा था। आज अपन इस चीज को और आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि निजी आय क्या है। अरे राष्ट्रीय आय के साथ साथ अपन को क्या देखना है, निजी आय। तो निजी आय क्या होता है, निजी मतलब प्राइवेट। हमारे देश के अंदर या किसी भी देश के अंदर 2 तरह के सेक्टर होते हैं, एक गवर्नमेंट का सेक्टर होता है और एक प्राइवेट सेक्टर होता है। तो प्राइवेट सेक्टर है निजी क्षेत्र के द्वारा उत्पादित आय, चाहे वो किसी भी स्रोत से कमाई गई हो, अर्थात निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादित आय और उसमें निजी क्षेत्र द्वारा अन्य किसी भी स्रोत से, चाहे वो उत्पादन में उसने उत्पादित नहीं किया हो, लेकिन किसी भी स्रोत से यदि निजी क्षेत्र को कोई आय मिलती है तो बच्चों उस आय को हम कहेंगे निजी आय या व्यक्तिगत आय। अर्थात एक घरेलू क्षेत्र, समझ लो ना, घरेलू क्षेत्र द्वारा कोई उत्पादन कार्य करके उसने आय को कमाया हो, या फिर अपना पैसा का इन्वेस्ट किया है, या किसी और तरीके से भी उसने आय कमाई है, तो वो सारी आय क्या कहलाएगी, निजी या व्यक्तिगत आय। तो इसको सूत्र के रूप में अपन लिख सकते हैं कि व्यक्तिगत आय या निजी आय होता है NNP, अर्थात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत के, उसके अंदर जोड़ दो हस्तांतरण आय। हस्तांतरण आय क्या है, मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में, कि सरकार जो होती है हमारी, वो वैसे तो क्या किसी सेवा के एवज में पैसा देती है ना, मजदूरी दे रही है या जो तनख्वाह दे रही है वो किसी सेवा के एवज में दे रही है। लेकिन जब सरकार कमजोर वर्ग को, है ना, या फिर किसी आवश्यकता वाले व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से बिना किसी सेवा के एवज में कोई आर्थिक सहायता देती है, तो इसको कहते हैं हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान का मतलब होता है बिना किसी सेवा के एवज में सरकार द्वारा दिया गया आर्थिक फायदा या आर्थिक लाभ, जिसके अंदर जैसे अपन समझ लो बेरोजगारी भत्ता देती है, विकलांगों को सहायता के तरह की स्कॉलरशिप होती है ना, जिसको अपन छात्रवृत्ति कहते हैं, और पेंशन। ये कुछ ऐसे सरकार के खर्चे हैं, सरकार का खर्च है जो सामाजिक सुरक्षा के लिए और या कमजोर वर्ग को मदद के लिए दिया जाता है। तो जब हम निजी आय की बात करते हैं तो निजी आय में हम क्या जोड़ेंगे, पहले तो जोड़ेंगे साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय प्लस उस पर अपन सरकार द्वारा किया गया हस्तांतरण भुगतान। लेकिन सरकार का भुगतान हमारी तो आय हो गई ना, तो हस्तांतरण आय प्लस सार्वजनिक ऋण से प्राप्त ब्याज। अब क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो भी अपना पैसा क्या करते हैं, गवर्नमेंट को एज ए लोन देते हैं, तो उसके ऊपर उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो वो इंटरेस्ट प्लस अब दोनों तीन चीजों को तो जोड़ दीजिए निजी आय के लिए। एक तो साधन लागत के ऊपर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस हस्तांतरण आय प्लस सार्वजनिक ऋण से प्राप्त ब्याज, और उसमें माइनस कर दो सामाजिक सुरक्षा हेतु अंशदान। यदि प्राइवेट सेक्टर सामाजिक सुरक्षा के लिए जो भी अंशदान करा उसको माइनस कर दीजिए, प्लस निगम कर। जो निगम होती है जो वो क्या करती है, टैक्स देना पड़ता है उसको, तो निगम कर को माइनस कर दो, प्लस निगम के अवितरित लाभ। जो निगम को जितना भी प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट का कुछ परसेंट तो इसके जो भी शेयर होल्डर होते हैं, जो भी उसके पार्टनर होते हैं, उन सब में डिवाइड हो जाता है, लेकिन कुछ भाग वो अपनी सिक्योरिटी के तौर पर अपने पास सेफ रखती है। तो ये होती है अपनी निजी आय। कि निजी आय क्या हो गया, NNP, उसमें हस्तांतरण दे रहे, शुद्ध साधन लागत के ऊपर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, उसमें हस्तांतरण आय को जोड़ दीजिए, सार्वजनिक ऋणों से प्राप्त ब्याज जोड़ दीजिए। इन तीनों चीजों को तो अपन को क्या करना है, जोड़ देना है, और माइनस क्या करना है, सामाजिक सुरक्षा को अंशदान, निगम कर और निगम के अवितरित लाभ। इन तीनों को माइनस कर दो तो अपन को प्राप्त होता है व्यक्तिगत आय या निजी आय। आया बच्चों समझ में, कहीं कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है और आपके सिलेबस में इतना ही दे रखा है। अब बात आती है व्यक्तिगत खर्च योग्य आय।
अपन ने अभी आय तो पढ़ लिया, लेकिन अब शुद्ध वास्तव में वो खर्च योग्य आय क्या है? तो जो अपनी आय है, व्यक्तिगत आय है, उसमें क्या करो, आयकर को माइनस कर दो और फीस और जुर्माना को माइनस कर दो, क्योंकि हमारी जो आय है उसी में से तो हम टैक्स भरते हैं, तो टैक्स को माइनस कर दीजिए और फीस और जुर्माना को माइनस कर दीजिए, तो बच्चों क्या मिल जाएगा? व्यक्तिगत खर्च योग्य आय मिल जाएगी। अब बात आती है हस्तांतरण भुगतान। तो मैंने यहाँ पर हस्तांतरण आय के साथ ही इसको समझा दिया है, क्योंकि हस्तांतरण भुगतान सरकार करती है, लेकिन आय किसकी होती है? निजी क्षेत्र की, घरेलू हाउस होल्डर की, मतलब हमारी आय होती है। तो जब सरकार बिना किसी सेवा के एवज में कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ अंशदान करती है बच्चों, तो इसको अपन कहते हैं हस्तांतरण भुगतान। इसमें आता है बेरोजगारी भत्ता, पेंशन, विकलांगों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है, और जो और भी कई तरह की छात्रवृत्तियाँ आती है, वो सारी छात्रवृत्तियाँ हमारे हस्तांतरण भुगतान में आ जाती है। इसके बाद अपन बात करते हैं प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। तो हमारी जब हमको प्रति, है ना, प्रति कहीं पर भी प्रति व्यक्ति या ईच निकालना होता है तो अपन डिवाइड करते हैं, तो हमारी जो कुल राष्ट्रीय आय है उसमें हमारी जनसंख्या का भाग दे दीजिए, तो प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। तो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय बराबर कुल आय में जनसंख्या का भाग दे दीजिए। अब बात आती है राष्ट्रीय खर्च योग्य आय। हम राष्ट्रीय आय की तो बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में खर्च योग्य आय क्या है? तो बच्चों इसके लिए भी क्या है, राष्ट्रीय आय ले लीजिए, उसमें NIT यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दीजिए, क्योंकि जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहाँ से मिलते हैं? हम उपभोक्ता ही तो देते हैं। अभी अपन ने पढ़ा था ना, जब साधन लागत से अपन को बाजार कीमत निकालनी, तो क्या किया था अपन ने? साधन लागत में अपने अप्रत्यक्ष कर को जोड़ा था और सब्सिडी को माइनस किया था, तब जाके अपन को बाजार कीमत मिली थी। तो अप्रत्यक्ष कर कहाँ, किसके पास जा रहे हैं? सरकार के पास ही जा रहे हैं, है ना। तो राष्ट्रीय आय अगर जो अपन को निकालने की खर्च योग्य राष्ट्रीय आय क्या है? तो जो राष्ट्रीय आय है उसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दीजिए और शुद्ध हस्तांतरण आय को जोड़ दीजिए, तो अपन को मिल जाता है राष्ट्रीय खर्च योग्य आय। और राष्ट्रीय खर्च योग्य आय को अपन दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, ये तो अपनी आय, क्योंकि अपन जब अपना बच्चों 16 चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसके अंदर अपन राष्ट्रीय आय का मापन पढ़ेंगे, उसमें अपनी आय व्यय विधि आएगी। तो ये वही है राष्ट्रीय आय की, ये तो आय विधि हो गई और ये व्यय विधि हो गई। तो राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए जो सरकार के जो अंतिम वस्तुओं के ऊपर जो उपभोग व्यय प्लस निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस बचत कर दीजिए। आ रहा है समझ में? यदि मान लीजिए सरकार के पास कुल राष्ट्रीय आय 100 रुपये, 100 में से सरकार का अंतिम उपभोग व्यय कितना हुआ प्लस निजी उपभोग व्यय कितना हुआ प्लस बचत, इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो अपने आप ही अपन को सरकार की आय मिल जाएगी या राष्ट्रीय आय मिल जाएगी। तो यहाँ पर तो सिर्फ अभी बताया है कि आय विधि और व्यय विधि से अपन ने राष्ट्रीय खर्च योग्य आय कैसे निकाली है, लेकिन 16 चैप्टर के अंदर अपन इसको बहुत अच्छे विस्तृत से पढ़ेंगे। तो आगे समझ में राष्ट्रीय खर्च योग्य आय कैसे निकालते हैं? हम राष्ट्रीय आय में या तो क्या करें, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दें और शुद्ध हस्तांतरण आय को जोड़ दें, तो ये तीनों तो सरकार के आय के साधन हो गए और अपन को राष्ट्रीय खर्च योग्य आय मिल गई। या फिर अपन क्या करें, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय उसमें अपन जोड़ देते हैं निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस बचत, यदि इन तीनों को भी जोड़ देते हैं तो भी अपन को राष्ट्रीय खर्च योग्य आय मिल जाती है। आ रहा है समझ में? अब अपने ये सारी बात कर लिया, अब अपन देखते हैं कि राष्ट्रीय आय का महत्व क्या है। तो मैंने 14 चैप्टर में भी बच्चों आपको राष्ट्रीय आय का महत्व विशेषताएं बताई थी, 15 चैप्टर में भी अपने राष्ट्रीय आय की जो विशेषताएं पढ़ी, तो विशेषता और महत्व एक ही है, बट एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि जो राष्ट्रीय आय वो क्या है, देश की अर्थव्यवस्था का दर्पण है ना। हम राष्ट्रीय आय से पता लगा सकते हैं कि किस देश की अर्थव्यवस्था किस स्तर की है, अमीर देश है या गरीब है, विकसित या विकासशील है, ये हम किससे पता लगाते हैं? राष्ट्रीय आय से। फिर राष्ट्रीय आय से हमको पता चलता है कि देश के किस क्षेत्र के अंदर आय का असमान वितरण है, क्या सभी जगह आय का समान वितरण है या नहीं है, वो भी इससे पता चलता है। राष्ट्रीय आय के आंकड़े हमारे आगे के दूसरे सर्वेक्षण के अंदर भी, क्योंकि वो बिल्कुल शुद्ध आंकड़े होते हैं, तो वो डेटा हमारे कई जगह और भी काम आते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े मिलते हैं उससे हमारी विकास की नीतियां बनती है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, निर्धनता को दूर करने के लिए, शिक्षा के प्रसार के अंदर भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। तो राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से पता चलता है कि हमें हमारी नीतियां कैसी बनानी है और किस प्रकार का कार्य करें, किस प्रकार की नीतियां बनाएं कि हमारी बेरोजगारी और निर्धनता दूर हो। बाकी राष्ट्रीय आय से पता चलता है कृषि, पशुपालन और निर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, क्या सभी से अच्छी बराबर से राष्ट्रीय आय प्राप्त हो रही है, क्या किसी क्षेत्र के अंदर ऐसा तो नहीं है कि अन्याय हो रहा है, तो ये भी हमें राष्ट्रीय आय से पता चलता है। राष्ट्रीय आय से हमारी आर्थिक नीतियां बनती है। तो बच्चों इस प्रकार राष्ट्रीय आय क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था का
दर्पण है, इसी से हमें सारी बातों का पता चलता है। तो बच्चों इसके साथ ही आज अपना 15 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज अपन ने देखा निजी या व्यक्तिगत आय क्या है। निजी या व्यक्तिगत आय क्या है बच्चों? निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादित आय जो कि किसी भी, एक तो उत्पादित आय प्लस अन्य किसी भी स्रोत से अर्जित आय प्लस निगमों द्वारा अवितरित लाभ, इन तीनों को जोड़ दीजिए तो आपका क्या मिल जाता है? व्यक्तिगत आय या निजी आय मिल जाती है। इसका फॉर्मूला बता दिया था मैंने तुमको, एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस हस्तांतरण आय प्लस सार्वजनिक ऋण से प्राप्त ब्याज, और उसमें ये दोनों चीजें माइनस करी थी, सामाजिक सुरक्षा के अंशदान, निगम कर और निगम के अवितरित लाभ। फिर अपन ने व्यक्तिगत खर्च योग्य आय निकाला। फिर अपन ने हस्तांतरण भुगतान, याद है ना, हस्तांतरण भुगतान सरकार द्वारा किया गया ऐसा अंशदान जो समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से दिया जाता है, उसके बदले में उनको कोई सेवा नहीं देनी होती है, और इससे क्रय शक्ति का भी हस्तांतरण होता है। बेरोजगारी भत्ता, विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां, पेंशन आदि हस्तांतरण भुगतान है। फिर अपन ने देखा था प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के लिए टोटल राष्ट्रीय आय के अंदर अपन जनसंख्या का भाग देते हैं। फिर अपन ने देखा राष्ट्रीय खर्च योग्य आय, तो मैंने इसके दोनों तरीके बताए, और अपन ने फिर देखा राष्ट्रीय आय का महत्व। तो 15 चैप्टर अपना आज कंप्लीट हो गया है। 15 चैप्टर की मैंने 3 वीडियो बनाई है बच्चों, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, तो आपको 14-15 चैप्टर से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी हमको हमारा 16 चैप्टर राष्ट्रीय आय की गणना समझ में आएगा। तो बच्चों मेरी वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से देखिए, नहीं समझ में आता है तो उसको रिवाइंड कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जूम करके देख लीजिए, और वीडियो के बाद जो मैं नोट्स के फोटो अपलोड करती हूँ उससे अपने नोट्स ज़रूर और ज़रूर बनाइए, तभी आपका पूरा मैटर कंप्लीट होगा। तो अब हम वापस से मिलेंगे 16 चैप्टर में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।